ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम अमरीश मिश्रा जी से बात कर रहे हैं। उनको आप काफी पसंद करते हैं। उनका जो विश्लेषण है, जो खबरों पर जो बारीकी से नजर है, वो बहुत कम लोगों की है। जिस तरह से वो इस जंग को मुसलसल जो ईरान पर अमेरिका और इजराइल के जरिए थोपी गई है, उसके बाद जो वाकयात हुए हैं, वो बहुत ही दुनिया के लिए चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले ये कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल ये बात करने के लिए अपनी ही तरफ से कि हम जंग बंद करना चाहते हैं, और ईरान कहता है कि हम लंबी जंग करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद किया हुआ है, 13वां दिन है। अब तक 40 दौर शुरू हो चुके हैं। जिस वक्त आपके सामने ये वीडियो पहुंचेगी तो 40 से ज्यादा बड़े हमले ईरान कर चुका है। ईरान पर भी काफी हमले हुए हैं। आपने देखा, उनके सबसे बड़े लीडर शहीद हुए, उनके यहाँ स्कूलों पर हमले हुए, उसके अलावा अस्पतालों पर, महात्मा गांधी के नाम से एक अस्पताल तेहरान में, उसको भी हमला किया गया। अब क्या सूरत हाल है? क्या जंग बंद होने के नजदीक है या जंग और बढ़ेगी? जो आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा था कि जंग अगर इस बार होगी तो पूरे इलाके में फैलेगी, क्या है? अरब मुल्क क्यों खामोश बैठे हैं? वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे? क्या वो अपने आप को खामोश रह करके एक तरह से अमेरिका से आजाद होने की उम्मीद कर रहे हैं? चूंकि अमेरिका के जो फौजी बेसिस हैं वो तबाह कर रहा है ईरान। एक तरह से कुछ लोगों का कहना है कि अरबों की आजादी के लिए भी ईरान बड़ा काम कर रहा है। क्या कुछ है? क्या फिलिस्तीन का मसला हल होगा इस जंग के आखिर में? ईरान और हिजबुल्लाह का एक साथ मिलकर के हम लोग के क्या मानी है, ये सब हम समझेंगे। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया। क्या कुछ है थैंक यू। आज 13वें दिन? आप कैसे देख रहे हैं सुबह से अब तक जो खबरें आ रही हैं? और 40 दौर हो चुके एक दिन में। कल 3 बड़े हमले हुए, 3 वेव्स हुए हैं। इसको अब हिजबुल्लाह के साथ मिलकर के तालमेल के साथ जंग लड़ी जा रही है। क्या कुछ है? आप किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं जंग? देखिए, इजराइल का काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका है। एक तो हाइफा ऑयल रिफाइनरी वहां पर मारा। तेल अवीव में जो यूनिट 8200 है, जो इनकी सीक्रेट यूनिट है, जिसको जून 2025 में भी मारा था, वो भी हिजबुल्लाह और ईरान ने मिल के मारा है। फिर जो सैटकॉम की फैसिलिटीज हैं, और एक सीक्रेट न्यूक्लियर साइट इजराइल की है, सिदौत मीका, वहां पर 3 दिन पहले ईरान ने मारा था। फिर हिजबुल्लाह के साथ कोऑर्डिनेशन में जो सैटकॉम, जो कि सिदौत मीका के बगल में ही बेस शिमेश है, तो बेस शिमेश में सैटकॉम है। सैटकॉम यानी आप देखिएगा तो उसके वीडियोस वायरल हैं। हमने भी अपने एक्स उसमें डाला, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है अमरीश मिश्रा, उसमें भी है। वो पूरा आपको दिखाई पड़ेगा कि जैसे सैटेलाइट्स हैं वो बिल्कुल बिखरी पड़ी हैं, दर्जनों की संख्या, बिल्कुल ऐसे जैसे वो जो होती हैं, जैसे डिश एंटेना हमारा होता है, तो हाँ। बड़े बड़े जो सैटेलाइट्स हैं वो बिखरे। तो उससे क्या हुआ है कि इजराइल का जो वो है, जो एयर अटैक्स हैं इजराइल के, उसमें 50% की कमी आ गई। यूएस के भी एयर अटैक्स में बहुत कमी आई है, लेकिन इसराइल के एयर अटैक्स में तो ड्रास्टिक कमी आई है, आधे से भी कम हो गया है। वो लेबनान पे अब ज्यादा जोर दे रहे हैं कि लेबनान को हम डिस्ट्रॉय करेंगे, लेबनान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे। लेबनान की सरकार बिल्कुल ही नकारा साबित हुई, क्योंकि वो अमेरिका के सामने सरेंडर कर गई। और लेकिन लेबनीज आर्मी को फिर भी वो इस चीज के लिए राजी नहीं करा पा रही है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन लो। देखिए, 2 मार्च 2026 को हिजबुल्लाह ने रिटेलिएट करना शुरू किया। इसराइल लंबे समय से नवंबर 2024 से वायलेशन पे वायलेशन किया जा रहा था, जब संधि 27 नवंबर 2024 से हुई। 2 मार्च 2026 को हिजबुल्लाह ने हजारों वायलेशंस के बाद, जब इमाम खामनेई का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद रिटेलिएट करना शुरू किया। और आज ये स्थिति है। आज ये स्थिति है कि जैसे आज 12 मार्च है, तो करीब समझ लीजिए 10 दिन हो गए हिजबुल्लाह की जंग शुरू हुए हियाम जैसे इलाकों में, फिर मरकवा जैसे इलाकों में, ऐसे बहुत इलाके हैं जहां पर
कितने मरकबा टैंक्स हिजबुल्लाह ने नष्ट किए हैं, अभी इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं। 8 से 10 कम से कम मरकबा टैंक्स नष्ट हो चुके हैं। दो जो जमीनी हमले इजराइल के हैं, जिससे इजराइल ने हेलीकॉप्टर से पैराट्रूपर्स को उतारा ताकि वो और आगे एडवांस कर सके, वो दोनों एफर्ट्स हिजबुल्लाह ने फॉइल कर दिए। कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। स्मोत्रिच का लड़का इंजर्ड है बुरी तरीके से, हो सकता है कि उसकी मौत ही हो गई हो, उसको छुपाया जा रहा है। ईरान की बमबारी में बेन गिवर की मौत की खबर है, और अटकलें हैं, मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन उसमें एक ईरान ने इंफोग्राफिक रिलीज किया है जिसमें बेन गिवर की शक्ल के आगे क्रॉस, पूरा क्रॉस है। नेतन्याहू की शक्ल के आगे क्रॉस नहीं है, ये है कि ये फ्यूचर टारगेट है। और एक रब्बाई भी कुछ हैं, उनकी भी शक्ल के आगे क्रॉस है, और एक रब्बाई जो है मेन, उसकी शक्ल के आगे क्रॉस नहीं है। मतलब वो इंफोग्राफिक ये बता रहा है कि इतने लोग जिंदा हैं, इतने लोगों को हमने मार दिया। और ये बहुत बड़ी घटना है। बेन गिवर होम मिनिस्टर जो घुस जाता था इजरायली प्रिजन्स में और फिलिस्तीनी कैदियों को कुत्ता बनाता था, लिटरली कुत्ता बनाता था कि तुम कुत्ते बनो, बिल्कुल। और उनको आंखों में पट्टी उनके बांधता था। जानवरों से भी बदतर, मैंने कभी जानवरों को के साथ भी इस तरह का व्यवहार होते नहीं देखा, जो वो पूरे कैमरे में दुनिया के सामने बेन गिवर करता था। आज क्या वो मर चुका है? क्या वो कुत्ते की मौत खुद मारा गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक दुनिया के सामने है, और मेरे ख्याल से वो मारा गया है, क्योंकि कोई सूरत नहीं है कि वो बचा हो। स्मोत्रिच का लड़का भी इसमें मारा गया है। नेतन्याहू के भाई के बारे में ये है कि वो सरवाइव हो गए, मारे गए, अभी वो भी क्लियर नहीं है। मतलब सीधे तौर पे इसराइल की टॉप लीडरशिप को ईरान खत्म करना चाहता है, साफ कर देना चाहता है, और मेरे ख्याल से उसमें वो कामयाब भी हो। यानी वो आयतुल्लाह खामेनेई जैसी बड़ी शख्सियत के शहादत के बाद, कत्ल के बाद, उनका कोई बड़ा ही जवाब लेने की, बदला लेने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये तो सब अपनी जगह, लेकिन ये क्या हुआ कि पिछले 4 दिन से तकरीबन ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अब जंग जल्दी बंद होने वाली है। कल तो इस हद तक कह दिया कि ईरान में कुछ बचा ही नहीं है जिस पर अब हम बाकी हमला करें। यानी वो क्या एक नकली जीत जाहिर करके फरार का रास्ता देख रहे हैं। उनका अब्राहम लिंकन पहले ही वहां से फरार हो चुका है। अभी क्या लगता है, जब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया हुआ है, दुनिया भर में हाहाकार की आवाजें आनी शुरू हो गई। आपके शहर में, हमारे शहर में, भारत में बहुत से जगहों पर रेस्टोरेंट बंद होने शुरू हो गए, होटल बंद होने शुरू हो गए, गैस की सप्लाई रुक गई है। क्या लगता है आपको, अभी जंग और किस तरफ चलेगी, क्या हालात बनेंगे? पहले वो भारत वाला पॉइंट में क्लियर कर दूं कि देखिए क्या है कि भारत अपना जो एलपीजी है, दो होते हैं, एक होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हाँ, और एक होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो हाँ, एलपीजी एलएनजी दोनों इफेक्ट हो गए हैं। इंडिया अपना कम से कम आप ये देखिए तो 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है, और उस 60% में 80 से 90% गल्फ से आता है। हाँ। वो एलपीजी अब नहीं आ रहा है, और यानी उसकी वो वजह से रास्ता वो काफी रास्ता बंद कर दिया, ईरान ने रास्ता बंद कर दिया, जिसकी वजह से अब नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। वही मैं कह रहा हाँ, हूँ, वही मैं हाँ, कह रहा हूँ कि हाँ, रास्ता बंद कर दिया है, वो नहीं आ रहा है। अब वो जब नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट ने अपना जो स्टॉक्स हैं, रिजर्व्स हैं, उनको डोमेस्टिक या जो सब्सिडी मार्केट है उसकी तरफ ढकेल दिया। तो कमर्शियल मार्केट की ये स्थिति है कि जो 1,800 रुपए में कमर्शियल मार्केट में जो गैस सिलेंडर बिकता था, वो ब्लैक मार्केट में 3 से 5 हजार में बिक रहा है। और ये स्थिति है कि कभी भी वो 10 हजार भी पहुंच सकता है। पेट्रोल की प्राइसेस, ट्रंप ने बीच में झूठ बोला था कि हम कि वॉर खत्म होने वाली है, तो $110 प्रति बैरल से वो $90 प्रति बैरल आई, अब फिर 110 हो गई हैं, और 200 होने की संभावना है। $200 प्रति बैरल जैसे ही होगा, वैसे ही दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। उसके बाद आप देखिए तो ये सब कुछ ट्रंप के डिल्यूजन का, उनके मिसकैलकुलेशन का, उनकी गलतियों का। और एक चीज और मैं कादमी साहब बताना चाहता हूं दर्शकों को, कि जो 175 ईरानी लड़कियों का जो कत्ल हुआ, जो 28 फरवरी को ही हो गया था, उसकी खबर अमेरिकन मिलिट्री इन्वेस्टिगेट कर रही है, और उसने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी है कि वो एक्चुअली वो जो स्कूल था जो मिनबार एरिया में था, और मेरे ख्याल से उसका नाम शजारा, हाँ, मिनाब शजारा स्कूल था। मिनाब मिनाब जगह है वो, हाँ, मिनाब है। मिनाब में, मिनाब में, हाँ, मिनाब में, और उसका शजारा तैबे नाम
तो वो एक आईआरजीसी कंपाउंड में था, लेकिन 2013 और 2016 के बीच वहां बहुत मोटी दीवार बना दी गई थी, उसको अलग कर दिया गया था। हम्म। और अमेरिका ने जो स्ट्राइक किया है उसके पास 2013 के मैप्स थे। जो हम्म। आप सोचिए, एक बच्चा भी अगर जियो इंटेल पे जाए या कुछ भी किसी भी उस पे जाए, एक बच्चा भी देख सकता है, वो मार्क्ड होता है कि ये स्कूल है। इन लोगों ने हम्म। 2013 2014 के मैप के आधार पे मार दिए। इतनी हड़बड़ी थी ट्रंप में, इतनी इसको कहते हैं कि तैयारी की कमी, इतना ये हाँ। हालत थी, ये हालत है। और इसी वजह से ट्रंप हार रहा है। ये युद्ध हार गए हैं, क्योंकि हम्म। आपने कहा था कि हमने 90% नेवी डिस्ट्रॉय कर दी। अगर 90% नेवी डिस्ट्रॉय कर दी है, और अमेरिका ने यह भी कहा था कि हम स्टेट्स ऑफ होमरूज पे हम कब्जा करेंगे। हम्म। अब आज की तारीख में ईरान का कब्जा है, तुम्हारा कब्जा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुमने तो 90% नेवी डिस्ट्रॉय कर दी है, लेकिन वो एक चीज भूल गए कि हम्म। ईरान के पास एक अपनी सीक्रेट नेवी है, आईआरजीसी की नेवी है, जिसको हम्म। सिपाह कहते हैं। जी जी वो जी। गुरिल्ला नेवी है। नेवल वॉरफेयर में, मतलब समुद्री लड़ाई में गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज करने वाली वो अकेली फोर्स है दुनिया में। और उसकी वजह से अमेरिकन बुरी तरह से मार खाए। उनकी जो कोशिश है वो असफल हो गई है। इब्राहिम लिंकन पे भी सिपा ने अटैक किया था, मेरे ख्याल से 5 से 6 मार्च के बीच में। उसके बाद से इब्राहिम लिंकन का आता पता नहीं है। हम्म। उधर फिफ्थ फ्लीट बैरिन, जो एक्चुअली ये पूरा जो जंग हो रही है समुद्र में, उसमें फिफ्थ फ्लीट ही लगी हुई है। और हम्म। फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर बहरीन में उड़ा दिए गए हैं। फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर अब है ही नहीं, खत्म। हम्म। वहां के सैनिक कितने मारे गए हैं? कोई 100 200 300 400 500। अमेरिकन हताहतों की संख्या क्या है वो देखिए, आने वाले दिनों में खुलेगी। लेकिन वो जरूरत बहुत, जो कहा जा रहा है अमेरिका ने कि 7 लोग मारे गए, 18 लोग घायल, उससे तो 4 गुनी 5 गुनी, मतलब 10 गुनी ज्यादा है। तो हम्म। ये जो पूरी एक सिचुएशन है, इसमें देखिए इसराइल की मैंने बात की, अमेरिका की बात की, ये पूरे इस समय हालात। अच्छा, 4 दिन पहले एक फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट ने, जो हेब्रो मीडिया, पूरा इजरायली मीडिया मॉनिटर करता है, उसने अलग अलग नेशनलिटीज बताई, सिंगल इजरायली नेशनलिटीज, और उसके अलावा फ्रेंच और इजरायली नेशनलिटी वाले, और अमेरिकन और इजरायली नेशनलिटी वाले, इनको मरने वालों की तादाद 16,000 से ज्यादा उसने बताई है, खुद हेब्रो मीडिया को मॉनिटर करके। और आपको याद होगा, तकरीबन एक हफ्ते पहले अली लारीजानी ने अपने एक्स पर लिखा था 500 अमरीकी फौजियों के मारे जाने की खबर। उसके 2 दिन बाद पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा अमरीकी मारे जा चुके हैं या जख्मी हुए हैं। तो सैकड़ों की तादाद में अमरीकी हैं, हजारों की तादाद में इजरायली हैं। अच्छा, अब क्या आपको क्या यह लगता है कि इस जंग के आखिर में, प्रोफेसर मरांडी हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के, उनका कहना यह है कि इस जंग के बाद ईरान को कोई भी धमकी देने की हालत में नहीं रहेगा, हम उस हालत तक पहुंचाएंगे अमेरिका और इजराइल को, हम पर कोई भी धमकी नहीं दे सकेगा। हम, यानी वो बिल्कुल एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट पूरी दुनिया के इस निजाम में वो देख रहे हैं। क्या आपको लगता है, आप जंगों को देखते रहे हैं, हिस्ट्री देखी है आपने जंगों की, कैसा लगता है किस तरफ जाएगा? देखिए, एक बात तय हो गई है कि ईरान इस समय मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर गया है, यानी इसराइल को उसने रिप्लेस कर दिया। अब जब इसराइल को उसने रिप्लेस कर दिया है तो जाहिर सी बात है, हमने देखा कि अरब जो मुल्क हैं उनके चुन चुन के उनके बेसिस पे अटैक हुआ है। उनके रडार्स को पहले उनकी आंखें फोड़ी गई, रडार्स जब नष्ट हो गए तो उनके इंटरसेप्टर्स बेकार हो गए, इंटरसेप्टर्स बेकार हो गए तो उनकी तरफ से हमले बेकार हो गए। तो अब यहां पर जो एक साइंटिफिक तरीके से ईरान चला और उसने चुन चुन के जिस तरीके से एक एक अरब देश में को एक के बाद एक, जॉर्डन, कुवैत, बहरेन, दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, सबको निष्क्रिय कर दिया, तक कि ओमान तक भी निष्क्रिय हो गया है। तो अब जब जंग रुकेगी तो इसराइल तो बचेगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि वहां पर अगर बेन गिवर मारे गए हैं, बड़े बड़े नेता मारे गए हैं, तो वहां तो पॉलिटिकल वैक्यूम है। और पॉलिटिकल वैक्यूम वहां, अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि जो बंकर्स में लोग छुपे हैं, और बंकर्स में कल एक वीडियो आया जिसमें ये ये दिखाई दिया कि वहां बिल्कुल दंगे जैसी स्थिति है बंकर्स में।
और जो यूरोपियन जो जूस हैं उनको बंकर में अलाउ किया जा रहा है, अफ्रीकन और एशियन जूस को बाहर किया जा रहा है, और उसको लेके दंगे हो रहे हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट पे दंगा हो गया क्योंकि वहां से कोई फ्लाइट बाहर नहीं जा रही है। डॉक्टर्स आ रहे हैं, लगातार फ्लाइट्स आ रही हैं जो जिनमें डॉक्टर्स हैं। अब डॉक्टर्स इतनी बड़ी संख्या में इसराइल क्यों आ रहे हैं? वहां पर के अस्पतालों का भी कहना है कि कम से कम 5 से 6 हजार लोग इलाज करवा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, युद्ध की वजह से इलाज करवा रहे हैं, और वो भी वो संख्या कम करके बता रहे हैं। 10,000 मारे गए हैं हो सकता है इसराइली, और 20,000 घायल हैं, क्योंकि गाजा में भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया इन लोगों ने, फिर बाद में 1,000 के ऊपर माना, जबकि सच्चाई ये है कि 5 से 10 हजार इसराइली सोल्जर्स वहां पर गाजा के युद्ध में, 2 साल के युद्ध में मारे जा चुके हैं। तो ये देखिए जो एक एक पूरी स्थिति है, मेरे ख्याल से इसराइल अब उभर नहीं पाएगा। इसराइल का खत्म हो गया खेल। उसके पास एकमात्र वही न्यूक्लियर वेपनरी है, उसको वो निकालेगा नहीं निकालेगा, क्योंकि उसके पास अब वो टेक्नोलॉजी उसकी नष्ट कर दी। जब सैटकॉम नष्ट कर दिया, ये कर दिया, तो सिद्धार्थ मीका में जो जेरिको मिसाइल्स है उनकी, जो न्यूक्लियर वॉरहेड से टिप्ड है, जिनमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगे रहते हैं, तो वो कितनी इफेक्टिव होंगी, उनको गाइड कौन करेगा? सवाल ये, बिना देखिए सैटेलाइट के, बिना रडार के, बिना जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, या बिना एक जो जैमर्स होते हैं, उनके बिना आप इस तरह से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर ही नहीं सकते। तो वो पूरी एक काबिलियत इसराइल की ईरान ने खत्म कर दी, और इसराइल क्या, वहां अमेरिका की भी खत्म कर दी मिडिल ईस्ट। तो ये ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ईरान का एक नई सुपर पावर के रूप में उभरना तय। ईरान का नई सुपर पावर के तौर पर उभरना तय है। और इसमें जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके ये कहा है, 1 लीटर भी तेल हम नहीं निकलने देंगे दुश्मन का, और चीन और रूस को इजाजत दी है। और इस बीच में ये आंकड़े भी आ रहे हैं कि ईरान का तेल एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा है, क्योंकि वो तो बिल्कुल फ्रीली भेज रहा है दूसरे मुल्कों में। तो ये अब जो बड़ी घमंडी ताकतें हैं, उन्हें अब ये समझना पड़ेगा कि दूसरों के पास भी ताकत है। अच्छा, एक पहलू जो इस जंग में सामने आया, ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन, सस्ते मिसाइल बना करके एक तरह से जो अमेरिका का जो लॉकहीड और कौन कौन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत महंगे हथियार दुनिया को बेचती हैं, क्या ईरान ने आने वाली जंगों का जो एक तरह से रुख और जो 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 नेचर और जो खर्चे का जो आकलन लगाया जाता है, उस सब पर ईरान असरअंदाज होने वाला है क्या? ये कि नई कल्चर, नए किस्म के हथियार और उधर के हथियार सारे नाकाम कर देना, क्या लगता है आपको? हथियारों वाले मैदान में अब ईरान कहां पहुंचेगा, कहां, क्या लगता है आपको? देखिए, हथियारों वाले मैदान में एक ईरान आगे बढ़ गया है। ईरान ने दिखा दिया दुनिया को कि सस्ते हथियारों से महंगे हथियारों को हराया जा सकता है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट, तो मान लीजिए एक सवाल है कि हथियारों की होड़ अब होगी कि नहीं, या किस तरह की होगी। उससे भी इंपॉर्टेंट है वॉरफेयर, वॉरफेयर इटसेल्फ। जो युद्ध है, युद्ध जो अपने आप में युद्ध होता है, उसका उसका चरित्र बदल गया है। क्योंकि एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जिसका मतलब यह है कि हम छोटी ताकत बड़ी ताकत से कैसे लड़ सकती है, गुरिल्ला लड़ाई के अलावा। क्योंकि देखिए इसमें काजमी साहब थोड़ा सा, मैं क्योंकि वॉर हिस्टोरियन हूं, तो वो मैं जानता हूं कि अभी तक बड़ी ताकत से लड़ने का एक ही तरीका था, गुरिल्ला वॉरफेयर। तो वो जैसे वियतनाम वॉर में सफल हुई, उसके बाद लैटिन अमेरिका के कई देशों में सफल हुआ, ये सब हुआ। लेकिन अब फिर गुरिल्ला वॉरफेयर के अगेंस्ट टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अब एक पिन पॉइंट लोकेशन हो जाता है कि कहाँ छुपे हो, वो मार देते हैं। तो गुरिल्ला वॉरफेयर भी अब फेड आउट कर रही थी। तब तक में 7 अक्टूबर 2023 हो गया। हमास ने पूरा इक्वेशन बदल दिया, ये दिखा दिया कि आप बड़े से बड़ी टेक्नोलॉजी के आमने सामने खड़े होकर उससे लड़ सकते हैं। हिट एंड रन वाली बात अब नहीं रही। अब यह है कि उसके सामने वो कैसे, आप कैलकुलेट करिए कि उनके पास अगर इंटरसेप्टर्स है, उनके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉल है, अगर वो 30 सेकंड में 4 मिसाइल छोड़ती है,
तो वो चारों मिसाइल, एक मिसाइल और दूसरी मिसाइल के बीच में अगर 4 सेकंड का फर्क है, उस 4 सेकंड को इस्तेमाल करो, उसके बीच अपना मारो। ये जो, और उसके बाद अगर उनके पास इतना बड़ा आयरन डोम है, तो आयरन डोम कितनों को रोकेगा? तुम 5,000 ड्रोन मार दो, उसके सारे मिसाइल्स खर्च हो जाएंगे। वही जो टैक्टिक्स हमास की है, जो कासिम सुलेमानी और उन सब ने मिल के बनाई थी, सब लोगों ने, या सिनवार, कासिम सुलेमानी, सब ने मिलके वही टैक्टिक्स आज एक बहुत बड़े लेवल पे, एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, ईरान अडॉप्ट कर रहा है। क्योंकि ईरान से वो निकली थी और फिर हमास ने इनरिच किया, फिर ईरान के पास लौटी। ये डायलेक्टिकल रिलेशनशिप है। तो इसमें देखिए, जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया में वॉरफेयर का तरीका बदल गया। अब रेजिस्टेंस मूवमेंट्स जो हैं, जो व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहते हैं पूरी दुनिया में, और इस ये जो अनइक्वल जो सिस्टम है, चाहे वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो, चाहे वो आप देखिए तो जो कुछ अमीर देश हैं, गरीब देश हैं, कुछ विकासशील देश हैं, ये जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है, ये शेकअप होने जा रहा है इसमें। और इसमें ये शेकअप, लोग जब शेकअप की बात करते हैं तो ये सोचते हैं कि शेकअप मतलब बहुत संकट आएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, वो तो होगा ही। उसके अलावा इसका मतलब ये है कि वायलेंस, कि अब लोग समझ गए हैं कि कैसे लड़ा जाता है। तो वो जो एक जो क्लास वायलेंस है, या जो एक तरह से एंटी इंपीरियलिस्ट वायलेंस है, वो अब नए सिरे से बढ़ेगा। क्योंकि इस तरह की दुनिया नहीं चल सकती है जिसमें इतना भेद हो और इतना ज्यादा जो लोगों को, इवन स्वतंत्र नेशंस को दबा के रखा जाए। ऐसी दुनिया नहीं चल सकती। यानी ईरान ने एक तरह से दुनिया भर के रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को एक रास्ता दिखाया है। फिलिस्तीन के जो सपोर्ट करने वाले रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। ये कितना पहली बार तकरीबन इस तरह से खबर आई एक साथ कि ईरान ने और हिजबुल्लाह ने मिलकर कोऑर्डिनेटेड हमला किया है। यानी बीच में दो मुल्क हैं और उसके दरमियान तालमेल करके, और जो दुश्मन का सर्वेलेंस वगैरह सब कुछ था, उसको उन्होंने नाकाम किया, और अब बिल्कुल खुले मैदान की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। तरह से बहुत ही गैर मामूली फेज में पहुंच चुकी है जंग। आने वाले दिनों में ये जो ट्रंप की तरफ से कोशिश हो रही है, टकर कार्लसन ने कहते हैं, ये कह दिया कि अब ट्रंप को चाहिए कि मोदी जी से बात करें, मोदी जी कोई हो सकता रास्ता निकालें ईरान के जरिए। और कहीं कहीं ये भी खबरें आ रही हैं अंदर अंदर बैक डोर में कि शायद लखनऊ में किसी मौलवी की तलाश है जो ईरान में जाकर के कुछ समझा सके। क्या लगता है आपको, क्या भारत वापस अपनी वो खोई हुई इज्जत वापस ले पाएगा? नहीं, भारत मौजूदा निजाम के तहत अपनी इज्जत नहीं ले पाएगा, क्योंकि ईरान में भारत की साख बहुत गिर गई है। देखिए, ईरान ऑफिशियली अभी भी इंडिया को मानता है, और अभी रायसीना डायलॉग में खतीबजादे आए थे, जो मेरे ख्याल से फॉरेन मिनिस्ट्री से आए थे। उन्होंने बयान भी दिया, उन्होंने खुल के इजराइल की आलोचना की। और इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू में इमाम खामनेई की डेथ कंडोल नहीं की थी, लेकिन फिर बाद में की। और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि वो प्रो ईरान नैरेटिव भी यहाँ पर, हम लोग तो खैर शुरू से कर रहे थे, हम लोग तो किसी की हमने सुनी नहीं, शुरू सबसे पहले से ही हम लोग इस चीज को कर रहे थे। लेकिन अब एक तरीके से उस पर एक ऑफिशियल भी हो गया है कि भाई प्रो ईरान नैरेटिव चलने दो। और देखें, आपने देखा होगा मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी अपने सुर बहुत हद तक बदल लिए हैं, क्योंकि हकीकत है वो। अब लेकिन इस सरकार का जो वैल्यू है, इस सरकार की जो स्थिति है, वो बहुत बुरी तरह से गिरी है। और अभी देखिए तो जो इंडिया ने रिक्वेस्ट किया कि उसके कुछ जहाज छोड़े जाएं, शायद कुछ छोड़ भी दिए, लेकिन मैक्सिमम जो इंडिया की जो गैस वहां से निकलती है, पेट्रोल निकलता है, उसमें अभी मैं देख रहा था एक खबर कि इजिप्ट, इंडिया और एक दो और देशों ने रिक्वेस्ट किया था, तो ईरान ने कह दिया कि नहीं, अभी अभी हम लोग कोई भी इस तरीके का, अगर मतलब जो चीज एक किसी देश पे अप्लाई होती है वो सब पे अप्लाई होगी, रशिया और चाइना को छोड़, जो उनके एलाइज और जिन्होंने खुल के मदद की। तो ये देखिए, ये लखनऊ में मौलवी से क्या होगा वहां जाने से? कोई वहां, मैं तो वहां गया हूं ईरान, लखनऊ के मौलवियों से हंसी आती है कि लखनऊ का मौलवी वहां किससे बात करेगा? कोई बात ही, मतलब, और बात करेंगे तो वो रिलीजियस टाइप की। भाई, लखनऊ के मौलवियों के पास कोई
राजनीतिक समझदारी है कि हम लोग जानते हैं इस बात को। जी 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 तो बिल्कुल। अब क्या है कि वो भाई काजमी साहब को भेजें या किसी और को भेजें, वो अलग बात है, हाँ। लेकिन ऐसे नहीं होता है, ऐसे राजनीति। एक बार मुझे याद है, एक बार मुझे याद है कि शायद बाबरी मस्जिद वाला मामला गर्म था, तो उस वक्त लखनऊ के एक साहब को भेजा गया था, जो उन्हें आयतुल्लाह खुमैनी को उस जमाने में अपना रिश्तेदार बताना शुरू कर दिया था। वो जब तेहरान पहुंचे तो इमाम खुमैनी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, कहा कि तुम क्या कहते फिरते, उनके पास सारी रिपोर्टें थी, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो जाहिर है कोई ऐसी मिट्टी खराब कराने के लिए कोई मौलवी। हाँ, वो आगा आगा रुई, जी हाँ जी हाँ, आगा रुई। बिल्कुल बिल्कुल आगा हुई। तो आ- ये अरे आगा रुई तो बहुत बदनाम है। हाँ हाँ आगा हाँ आगा रुई बहुत बदनाम है इस, जी अरे हाँ। भाई अरे देखिए, नहीं, एक साहब ये तो नहीं, एक अगर सुनिए ऐसा बीजेपी सुनिए, कर रही है तो। मैं चलते 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 एक बात कहता चलूं। ये लखनऊ के मौलवी आपस में सब एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन मोदी जी के पास से या योगी जी के पास से इनविटेशन आ जाए तो सारे इकट्ठे भी पहुंच जाते हैं। ये एक अजीब सी चीज है और बहुत ही इस पे गौर करने की जरूरत है। अच्छा, मैं बिल्कुल आखिर में अब ये समझना चाहता हूं कि आने वाले 10 दिन में आप मिसाल के तौर पर जंग बढ़ते हुए इसी तरह से देख रहे हैं, या ये जंग रुकने का कोई रास्ता बनेगा? क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता रास्ता बनेगा जंग रुकने का, और जंग रुकनी भी नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि जब तक, ईरान ने यही कहा है कि जब तक हमारा बदला पूरा नहीं हो जाता, जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स वो जब तक हम नहीं पा लेते हैं, क्योंकि युद्ध में ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज, वो फेल हो गया। अब ईरान का ऑब्जेक्टिव है इजराइल और अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़े। तो जब तक वो मिडिल ईस्ट नहीं छोड़ेंगे या इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी कि वो माफी मांगे, मिडिल ईस्ट छोड़ने का वायदा करें कुछ, तो मतलब जो अब समझौता होगा उसमें ये होगा कि इजराइल फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे, और उसके साथ साथ अमेरिका मिडिल ईस्ट से विड्रॉ करे। ये दो चीजें हैं जिसपे एक समझौता हो सकता है, इसके नीचे किसी चीज पे समझौता नहीं होगा। और ऑफ कोर्स ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटें, इमाम खामने के असैसिनेशन पे ट्रम्प पब्लिकली दुनिया के सामने माफी मांगे, यानी ट्रम्प और नेतन्याहू जबरदस्त ह्यूमिलेट हो, और ऐसी शर्तें लगाई जाए फिलिस्तीन आजाद हो, और उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट से अमेरिका हटे। इसके बिना जंग नहीं रुकेगी। यानी जो इस्लामी इनकलाब के जो शुरू में, मैं 1979 की बात कह रहा हूं, तो उस वक्त जो इमाम खुमैनी ने कहा था अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है, उसे इस इलाके से बाहर निकालना है, इसे जाना ही होगा। दूसरे, इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, इसका खात्मा जरूरी है, ये कैंसरस ट्यूमर है, इसको जाना लाजमी है, यानी इसको उखाड़ फेंकना जरूरी है। और एक जगह तो इमाम खुमैनी ने इस हद तक कहा, दुनिया के मुसलमान अगर मिलकर के एक एक बाल्टी पानी डाल दें इजराइल पर तो ये बह जाएगा। तो क्या इस जंग के आखिर में वो ऑब्जेक्टिव पूरे होते नजर आ रहे हैं आपको? हमको 100%, तभी तो मैं कह रहा हूं हाँ। कि जंग नहीं रुकेगी जब हम्म। तक ये ऑब्जेक्टिव्स, जो 1979 रेवोल्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हाँ उद्देश्य थे, जो हाँ। उनका गोल था, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक जंग नहीं रुकेगी, सीधी इन बात है। इनकलाब के मकासद जो थे, जो टारगेट्स थे, वो जब तक पूरे नहीं होंगे जंग नहीं रुकेगी। लेकिन बहरहाल बेचैनी है अमेरिका और इसराइल में। इसराइल से कहना शुरू कर दिया कि हम अनएंडिंग जंग नहीं चाहते, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम जंग जल्दी बंद कर सकते हैं, और अब ईरान में कुछ रहा ही नहीं जिस पे हम हमला करें। ये एक कितना बड़ा झूठ है। इसी झूठ के नतीजे में ये जंग बंद होने जा रही है, ऐसा आपका कहना है? कोई और खास पहलू हो जंग का जो लोगों को आप बताना चाहें, कुछ और ऐसा ऐसा जिसके बारे में लोग जी समझना चाहते हो? जी। देखिए, अभी तक ईरान ने अपनी वाकई मतलब वो जो 7,000 से 15,000 किलोमीटर प्रति आवर वाली मिसाइल्स हैं, अभी तक नहीं निकाली हैं, हम्म। और वो वेट कर रहा है। हम्म। वो मेरे ख्याल से कोई बड़ी घटना होगी, या तो इसराइल का दिमोना रिएक्टर उड़ाया जाएगा, या हम्म। फिर इसराइल की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को साफ किया जाएगा, हम्म। और हो सकता है कि अमेरिका पे भी कोई बड़ा हमला हो। हम्म। तो ये जो मतलब अमेरिका के जो यूएस बेसेस हैं, और केवल मिडिल ईस्ट में नहीं, यूरोप में भी, साइप्रस में भी,
वहां भी, कि एक ग्रैंड स्टेटमेंट के साथ ही ईरान इसको वो करेगा, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं है इसके सिवाय कि अमेरिका आत्मसमर्पण कर, ये सरेंडर कर दे। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारीजानी ने ये बात कही, होशियार रहो, खुद ही एलिमिनेट ना हो जाना, ये ट्रंप को कहा है। और बिल्कुल, और कई बार मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इशारा है। बहुत ही दिलचस्प बात है, वो ट्रंप साहब ने अपने अपने खिलाफ ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन भी किए हुए हैं। अगर मुझ पर हमला हो जाए तो ईरान को तबाह कर देना। वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मोसाद ने तैयार करके दिया उन्हें और उन्होंने साइन कर दिया। तो जब ईरान में तबाह करने के लायक छोड़ा ही कहाँ है ट्रंप ने? वो तो खुद ही कह रहे हैं कि कुछ है नहीं। तो भाई ठीक है, फिर कुछ है नहीं तो फिर तुम्हारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बेकार हो गया। जी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बेकार हो गया। ये बिल्कुल ऐसा जैसे खुदकुशी के कागज पर दस्तखत कर दे कोई कि मोसाद वाले मुझे आके मार दे, ईरान को खत्म कराने का इंतजाम करा दें। तो ये बिल्कुल अजीब किस्म की चीज है। जैसे एलिफेंट इन द रूम कहा जाता है अंग्रेजी में, एक ट्रंप जैसा एक शख्स एक आया है प्रेसिडेंट की शक्ल में, जो पूरी दुनिया में तहोबाला कर रहा है। और हमारे आपके किचन तक अब हो सकता है 1-2 हफ्ते बाद हमारी किचन में भी गैस ना हो। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा अगर ट्रंप का यही पागलपन। हम बहुत खुश हैं वापस वो लकड़ी के चूल्हे पे जाने के लिए, बहुत खुश। हमारी दादी बनाती थी, उससे अच्छा खाना कभी खाया नहीं हमने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लकड़ी के चूल्हे पर चले जाएंगे, लेकिन ईरान को अपने मकसद हासिल होने चाहिए, बल्कि जालिम दुनिया का जालिम खत्म होना चाहिए। ये कोई सिर्फ ईरान का मामला नहीं है। ईरान पूरी ये जो लाइफस्टाइल है, ये जो लाइफस्टाइल है, कुकिंग गैस और बहुत विलासपूर्ण जिंदगी जीना, ये सब जो है ये एप्स्टीन की तरफ ले गई, जहाँ 14 साल की बच्चियों के साथ क्या क्या हुआ, उनको मार दिया गया जान से, उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ये वो दुनिया है जो भारत में लोग मिडिल क्लास एंजॉय कर रहा है, ये वो दुनिया है जो वहां तक जाती है। तो इस दुनिया को खत्म होना है, चाहे जितनी तकलीफ हो आम आदमी, चाहे जितनी तकलीफ हो आम आदमी को। और किस तरह से पूरी दुनिया को पंगु बनाया जा रहा है, किस तरह से जंगें थोप करके तबाही मचाई जा रही है, हमारे आपके हरेक के बजट पर असर पड़ रहा है। और वो एक शौक है कि दुनिया को तबाह देखना चाहते हैं। बिब्लिकल वो बता दी जाती है कि साहब ये फुरात से और नील तक ग्रेटर इजराइल बने, लेकिन क्या असली जो इस वक्त इजराइल है वो भी बचेगा या नहीं इस जंग के बाद, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।